तो अभी तक हमने देखा था हमारे मोशन कैसे होते हैं, हमारा एसएचएम क्या रहता है और कन्वेंशनल मोशन कैसे होता है, क्रैंक आर्म कैसे रहती है और मेरी पिटमैन आर्म कैसे क्रैंक आर्म कैसे घूमती है और पिटमैन आर्म कैसे मेरी ऑसिलेट करती है। ठीक है, अजम्पशन लेते हैं हमारा जो ये वी पॉइंट था ना, वी पॉइंट कैसे ऑसिलेट करता है। ठीक है, अब देखो ये अब ना मेरा बिल्कुल नया डायग्राम है, इसमें मैंने क्या नोटेशन चेंज कर दी, तो आप ये अलग से बनाओगे। जो मेरा पिछला डायग्राम था ना उसको हटा के ये वाला डायग्राम, उसको हटा के नहीं मतलब अगले पेज पे, उसी पे नहीं अगले पेज पे ये वाला डायग्राम आप बनाओगे। ठीक है, बिल्कुल वही है, क्रैंक आर्म, पिटमैन आर्म, और ये मेरी अगर यहाँ पे जाती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो जो ये मेरा बी पॉइंट है ना ये सी पॉइंट से मैच हो जाएगा, यानी सी प्लस एच इतना मेरा मैक्सिमम जाएगा अप टू एक्स तक। ठीक है, उससे पहले ना ये देख लेते हैं अपनी सिमेट्री। ठीक है, ये अपनी क्या है, सैमसन पोस्ट है, ये फलक्रम है, सैमसन पोस्ट है। मेरी यहाँ पे क्या कनेक्टेड रहती है, पिटमैन आर्म कनेक्टेड रहती है, और इस साइड मेरी क्या कनेक्टेड रहती है, रोड कनेक्ट रहती है। तो जरूरी नहीं होता कि ये मेरा जितना ऊपर जा रहा है इतना ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है, ये जरूरी नहीं होता। ये होता है तब जब ये मेरी ये वाली और ये वाली मतलब इस डिस्टेंस को इस पॉइंट से लेके जहाँ पे मेरी पिटमैन फिक्स है और यहाँ पे मेरी रोड फिक्स है, जो मेरा डोंकी हेड रहता है आगे, इसको मैं बोलूँगा D1 यहाँ तक, और इसको मैं बोलूँगा D2। तो अगर मेरा D1 और D2 इक्वल है तब मेरा क्या होगा, तब मेरा इक्वली जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये नीचे आएगा। पर अगर जरा सा भी डिफरेंस है तो क्या होगा, जितना जो कि हमेशा रहता ही है फील्ड में, तो क्या होगा, तो अलग अलग रहेगा, इनका डिफरेंस आएगा थोड़ा, कि जितना ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इतना वो वाला पॉइंट ऊपर या नीचे नहीं होगा, अप स्ट्रोक या डाउन स्ट्रोक में नहीं होगा। ठीक है, तो ये जियोमेट्री रहती है। अब इसमें ना हमारा थोड़ा वो रहेंगे मैथ्स वगैरह, कैलकुलेशन वगैरह पार्ट रहेंगे, तो वो देखेंगे हम। ठीक है, अब मान लो ये वाला पार्ट मेरा मैक्सिमम कहाँ पर है, ये वाला पिटमैन आर्म ऊपर है, यानी सी पॉइंट पे है मैक्सिमम। किस पॉइंट से, मेरा ओ पॉइंट से, यहाँ कहीं मेरा ओ पॉइंट है, किसका, ये वाला पॉइंट जहाँ पे मैं जिसके अराउंड मेरी क्या क्रैंक आर्म घूम रही है। तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस हुआ C प्लस एच, और ये मेरी जो है वॉकिंग बीम कुछ इस तरह से है, समझे, C प्लस एच सबसे ऊपर, ये मेरा सबसे ऊपर C प्लस एच, तो इधर की तरफ आऊंगा ये मेरा सबसे नीचे होगा, समझे। यानी कि अगर मेरा ये पॉइंट सबसे इधर वाला पॉइंट ऊपर है तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या रहेगा, ये वाला पॉइंट नीचे रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, सबसे नीचे। अब जैसे ये वाला पॉइंट नीचे आना शुरू होगा ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या ऊपर की तरफ क्या जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर अपने को। तो ये कितना मैक्सिमम 1 प्लस C अपॉन एच पे जा रहा है, और ये मिनिमम कितने पे जाएगा मेरा, जब C यहाँ पे घूम के आ जाएगा और H ओवरलैप करेगा, तो मैंने बताया था ना H माइनस C यहाँ तक कहीं मिनिमम जाएगा, यानी यहाँ तक कहीं मिनिमम जाएगा, यहाँ तक कुछ इस तरह से, और ये मेरा क्या ऊपर की तरफ होगी तो पॉलिश रोड। ठीक है, इस साइड नीचे है तो उस साइड ऊपर की तरफ होगी मेरी क्या पॉलिश रोड। तो ये मेरी कितने पे रहेगी, C माइनस एच पे। तो अगर आप देखो ना C प्लस एच, ओ सॉरी H माइनस C पे, सॉरी H माइनस C होगा ना, क्योंकि H मेरा बड़ा है और C मेरा छोटा है, H माइनस C। तो अगर आप इसमें से H प्लस C यानी ये वाली लेंथ से आप क्या माइनस करो, H माइनस C, तो मेरा क्या आएगा 2C आएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2C। यानी कि ये वाली लेंथ है ना जो मेरी, कौन सी, मैं दूसरे कलर से दिखाऊं तो इतनी, ये मेरी कितने के इक्वल है, 2C के इक्वल है। क्लियर। अभी सिर्फ हम ज्योमेट्री देख रहे हैं, सिंपल ज्योमेट्री, कि मेरा कैसे अप डाउन होता है वो। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री स्टेप वाइज, जैसे जैसे मैं लाइन बना रहा हूँ ना वैसे वैसे लाइन बनाएंगे आप अपनी नोटबुक में, बिल्कुल वैसे वैसे ही लाइन बनाएंगे एक एक करके उसी सीरीज में। ठीक है, तो मेरा ये क्या हुआ 2C आ गया। क्लियर। इतना क्यों,
क्योंकि जब मेरा निचला पॉइंट, सबसे निचला पॉइंट h माइनस, किससे ले रहा हूँ मैं, ये मैं इस पॉइंट से ले रहा हूँ, ओ पॉइंट से, ओ पॉइंट जो मेरा क्या है सेंटर, इससे ले रहा हूँ डिस्टेंस जिसके अराउंड क्रैंक आर्म घूम रही है। तो ये मिनिमम h माइनस सी, मैक्सिमम h प्लस सी, इन दोनों का डिफरेंस 2c। ठीक है, मैंने क्या लिया था, मैंने लिया इसको, क्या लिया, d1 लिया था अगर आपको याद हो। तो ये भी d1 रहेगा, ये भी d1 रहेगा, क्योंकि रोड तो सेम ही है ना, वो ऊपर नीचे घूम रही है, रोड तो एक ही है, ये नीचे आ गई, ये ऊपर आ गई और फिर ऊपर ऐसे। और ये मैंने क्या बोला था, d2 है। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि एक स्ट्रोक में कितना रहता है मेरा, मतलब ये s, ये एक स्ट्रोक रहता है ना, एक स्ट्रोक रहता है ना, यानी कि मेरी एक रोड को नीचे से बिल्कुल एंड पॉइंट से उठा के ऊपर तक लेके जाना, जितना ऊपर तक हो सके, वो मेरा क्या रहता है, स्ट्रोक रहता है s। क्लियर, सिंपल। मैंने ये तो मैंने नोटेशन डाली है, ये तो आपको अब तक पता लग गया होगा कि मेरा स्ट्रोक लेंथ क्या होती है, क्योंकि हमने इफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ वगैरह भी पढ़ लिया था। तो ये मेरा क्या हो गया, s हो गया स्ट्रोक लेंथ 2c d1। तो अगर मैं जियोमेट्री से देखूँ ना, तो d1 अपॉन d2 मेरा किसके इक्वल हो जाता है, या फिर d2 अपॉन d1 मेरा किसके इक्वल हो जाता है, d2 अपॉन d1 हो जाता है मेरा d2 s d1 2c, d2 s d1 2c ज्योमेट्री से। ठीक है, क्लियर अपने को इतना। d1 किस में है, d2 किस में है, फीट में हो चाहे इंच में हो, देंगे इंचेस में ही देंगे, अगर फीट में हो इंचेस में हो, पर मेरी इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। पर जो मेरा स्ट्रोक लेंथ c जो रहता है ना मेरा c, वो रहता है किस में, c जो मेरा होता है ये मेरा किस में रहता है, ये मेरा फीट वगैरह में रहता है। ठीक है, और s किस में है मेरा, इंचेस। स्ट्रोक लेंथ किस में होती है मेरी, इंचेस में होती है। तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूंगा, ताकि मेरा क्या बने, यूनिट बैलेंस बने। स्ट्रोक लेंथ अब मेरा किस में हो गया, इंचेस में, ये किस में, फीट में, और ये क्या, फीट मल्टीप्लाई बाय 12, तो इंचेस 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 कैंसल, और ये मेरा जिस मर्जी में ले लो आप। मतलब क्या, मेरे को इस साइड भी डायमेंशनलेस चाहिए होती है, इस साइड भी डायमेंशनलेस, तो एक तरह से मैंने बस यूनिट बैलेंस किया यार, मल्टीप्लाई बाय 12 किया, इतने सोचने वाली बात दी है, मल्टीप्लाई बाय 12 यूनिट बैलेंस किया, क्यों, मेरा एस इंचेस में। क्लियर अपने को इतना। तो d2 अपॉन d1 s अपॉन कितना हो जाएगा मेरा, ये 24, और c इधर, हाँ c इधर आ जाएगा, s अपॉन 24, ये एक ब्रैकेट में डाल लो फॉर्मूला। ठीक है, इसको स्टार मार्क लिख के मेरा एक साइड मैं नोटबुक की साइड मेरा ये लिख लेता हूँ। ठीक है, c d2 अपॉन d1। तो ये मेरी सिंपल ज्योमेट्री है कि मेरा c d2 अपॉन d1 क्रैंक आर्म और d2 d1 और स्ट्रोक लेंथ में मेरा क्या रिलेशन है। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री है। पिटमैन आर्म मेरे को फर्क डाल रही है, पिटमैन आर्म मेरी यहाँ कैंसिल हो गई थी तो कोई फर्क नहीं डाल रही। ठीक है, क्लियर, सिंपल। ये मेरी ज्योमेट्री मेरे को क्या समझ में आ गई, एसआरपी की मेरे को ज्योमेट्री समझ में आ गई कि कैसे कैसे रहती है। मेरा d1 इस साइड वाला रहता है, d2 इस साइड वाला रहता है, डाउन स्ट्रोक अप स्ट्रोक में मैक्सिमम, अगर इधर ऊपर की तरफ होगा तो इधर मेरा नीचे होगा, इधर नीचे की तरफ होगा तो उधर ऊपर की तरफ होगा, और उधर वो s रहता है, इधर मेरा 2c रहता है, माइनस करिए d2 अपॉन d1 इक्वल टू s अपॉन 2c, और जो मेरा 12 है वही कन्वर्जन फैक्टर c d2 अपॉन d1 इंटू इज इक्वल टू s अपॉन 24। क्लियर, अपने को इतना क्लियर है। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, ज्योमेट्री हो गई ऑफ एसआरपी। ठीक है, अपने को इतना क्या क्लियर हो गया। अब देखो, कुछ नहीं, थर्ड ईयर वाला भी मजे से कर सकते। थर्ड ईयर वाले का तो बहुत अच्छा लेवल बिल्ड हो गया होगा, मैं ये भी मान सकता हूँ बहुत अच्छा लेवल बिल्ड हो गया होगा। और सिंपल थर्ड ईयर वाला क्या, ये तो मैंने अपनी 10th 11th की वो करी है, क्या मैथ्स करी है, सिंपल ज्योमेट्री लगाई है। ठीक है, c d2 अपॉन d1 इज इक्वल टू s अपॉन 24। तो इतना अपने को क्लियर।
अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आपने लिख लिया भाई। मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। तो मेरे को ज्योमेट्री समझ में आ गई। अगर मेरे पे ज्योमेट्री में कोई क्वेश्चन आता है गेट में तो मैं सोल्व कर दूंगा ऐसे लगा के, ठीक है। अब देखो एसआरपी पे ना मेरा सबसे कम क्वेश्चन आए अभी तक। एसआरपी में मेरा कोई न्यूमेरिकल वगैरह इतना खास कोई न्यूमेरिकल वगैरह भी नहीं आया। अगर देखोगे ना आप, नोटेशंस वगैरह चाहिए तो न्यूमेरिकल, तो ये सबसे क्या इसमें से अभी तक कोई वो नहीं उठा। तो और ये इंपॉर्टेंट भी है, एसआरपी हमेशा पेट्रोलियम इंजीनियर, तो इसके चांसेस हर साल आ ही रहते हैं, पर इसमें से उठाते ही नहीं है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट ईयर 2021 में भी एसआरपी से आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पर इसमें क्वेश्चंस इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह इतने बढ़िया इतने खास आए नहीं है। तो हर साल ये डर रहता है कि इस साल कोई एसआरपी में से बढ़िया क्वेश्चन ना उठा ले, हर साल, ठीक है। कहीं रहता है, कई सब्जेक्ट्स रहते हैं मेरे जिनमें से क्वेश्चन आते नहीं है, तो हम उसको बोल देते हैं अनइम्पोर्टेंट, कि ये मेरे अनइम्पोर्टेंट है। पर एसआरपी के साथ ऐसा नहीं है, एसआरपी में से आते नहीं है, पर फिर भी ये मेरा इंपॉर्टेंट है, इसमें लगा रहता है कि ये डाल डाले, ठीक है। तो ज्योमेट्री का हो गया मेरा। अब मैं समझूंगा मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन बस यही देखना है मेरे को, सिंपल मैथ्स है। और मैथ्स वाले पार्ट भी मैं, ताकि मेरी बोरिंग ना हो वीडियो, ज़्यादा लंबी ना खींचे, तो मैथ्स का जो मैं बीच वाले जो पार्ट हैं वो थोड़े स्किप मार दूंगा, जिसमें मेरा स्क्वायर ए बी सी का स्क्वायर मेरे को खोलना, जैसे ए प्लस बी स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाले स्टेप मैं कैलकुलस वाले स्किप मार दूंगा, ताकि बोरिंग ना हो वीडियो, ठीक है। तो देखो एट टी इज इक्वल टू 0, मैं मान रहा हूं एट टाइम इज टी इज इक्वल टू 0, मेरा क्या जो ये वाला है ना ओ ए और ए बी, ये मेरा क्या यहाँ पे है, क्रैंक आर्म मेरी इस पॉइंट पे है, तो ये मेरी पूरी ओपन है। तो एक्स क्या हो जाएगा इसके ऊपर का, बी मेरा सी से है, तो एक्स मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स 0 के इक्वल। एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स मेरा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इतना अपने को क्लियर, यानी मेरा ओ सी, यानी ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। क्लियर। ऐसे घूम रहा है, और मेरा जो ये क्रैंक आर्म है ना यहां तक, और जो मेरा एच है ये ऊपर तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा ओ ए किसके, ओ सी किसके बराबर हो गया, ओ ए प्लस ए बी के बराबर एट टाइम टी 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, यानी इस टाइम पे जिस पोजीशन में अभी है, ठीक है। मेरा ए बी स्क्वायर सिंपल वही अपनी जो साइन थीटा कोस थीटा अपना ट्राइंगल रहता है, ट्राइंगल वाला मैं लगा रहा हूँ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ क्या कैलकुलेट करने की। अगर मेरे को दूसरी की लेंथ पता है तो मैं ए बी कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये 90 डिग्री तो है नहीं, अगर 90 डिग्री रहता तो ये तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम लग जाता। अगर ये वाला पार्ट मेरा 90 डिग्री रहता तो ये हाइपोटेन्यूस और पाइथागोरस, पर 90 डिग्री नहीं है ना, पाइथागोरस ने ऐसे ही तो बनाया था फॉर्मूला। तो 2 ओ ए ओ बी कॉस ऑफ एंगल ए ओ बी, ये वीडियो में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो इसके साथ मल्टीप्लाई है कॉस ऑफ एंगल ए ओ बी। तो अगर मेरे को ए बी का स्क्वायर फाइंड करना है तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस 2 ओ ए ओ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल ओ ए बी, ठीक है। अब सिंपल मैं पुट करूंगा, ए बी की जगह मैं पुट करूंगा एच, ओ ए की जगह पुट करूंगा सी, ओ बी की जगह क्या पुट करूंगा मैं, ओ बी की जगह मैं पुट करूंगा। अब देखो अगर मेरा जैसे टाइम टी पे था ना मेरा सी प्लस एच माइनस एक्स, समझ रहे हो,
ये x डिस्टेंस पे है ना मेरा b, अभी मैंने एक पॉइंट पे एट टाइम t पे मैंने क्या माना हुआ है कि मेरा x डिस्टेंस पे है, मतलब x डिस्टेंस ऊपर बचा हुआ है। अगर मैं इसको टोटल ले लूँ ओ सी में टोटल ले लूँ तो मेरा h प्लस सी बनता हो, उसमें से अगर मैं x पार्ट माइनस कर दूँ, यानी कि मैं c पॉइंट तक पहुंच गया, उसके बाद मैं x पार्ट माइनस कर दूँ तो मेरा b पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। कैसे, चलो देखते हैं। ए बी मेरा किसके इक्वल हुआ, एच स्क्वायर ओ ए सी स्क्वायर। सिंपल है यार, सिंपल, इसमें घूमने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिंपल मैथ है, सिंपल रख रहा हूँ। चाहे आप देख लो, पॉज करके देख लो, आप एक बार सोच लो कैसे होगा ये मेरा h प्लस सी माइनस एक्स। क्यों, मेरा c यहाँ पर है, h अगर मैं टाइम 0 पे देखूँ, c मेरा ये, h मेरा यहाँ तक, उसमें से मैं माइनस कर दूँ x, ये टाइम 0 पे देख लो, टाइम 0 पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। c यहाँ से यहाँ h माइनस कर दूँ मैं x, तो मेरा किसके इक्वल बन जाएगा, h प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। माइनस 2OA मेरा c के इक्वल है, OB मेरा h प्लस सी माइनस एक्स के इक्वल है इंटू कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन बन गई, ये अपनी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इसमें से अब मेरे को क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है बेसिकली, x। तो मेरा x क्या होगा, x ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब आप इसको खोलोगे, ठीक है, खोलने के बाद आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x h प्लस सी 1 माइनस कोस ओमेगा टी प्लस 2c h प्लस सी प्लस 2c h प्लस सी 1 माइनस कोस ओमेगा टी। ये मेरी क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये टेढ़ी लिखी गई, पर ये मेरी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी बनेगी। टेढ़ी इसलिए लिखी गई क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था और यहाँ से ही शुरू कर दिया तो नीचे की तरफ जाना पड़ गया। चलो छोड़ो, पर ये मेरी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x h प्लस सी 1 माइनस कोस ओमेगा टी प्लस 2c h प्लस सी 1 माइनस कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। ये मेरी कैसे बनेगी, इसको आप खोलना है बस। एच स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये माइनस है तो माइनस 2bc और माइनस 2ca। ठीक है, इसको c से मल्टीप्लाई करना है, एच सी स्क्वायर माइनस सी एक्स और कोस ओमेगा टी, और एक्स स्क्वायर वाले टर्म अलग ले लेने हैं, सिर्फ एक ही आएगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, वो यहाँ से आएगा, बाकी एक्स वाले टर्म फिर अलग ले लेने हैं, 2c वाले। यही मैं बोल रहा था, ये मैं स्किप मरवा दूंगा, क्यों, ये तो सिंपल मैथ्स है, आपको मैथ्स तो खुद ही करनी है, क्यों, इससे लेक्चर फिर बोरिंग लग जाएगा अगर मैं सारा खोलने लग जाऊंगा। एच स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अगर ऐसे तो मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, तो मेरी कुल मिला के ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब अगर आप x के लिए सोल्व करते हो ना, अब मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं अगर x के लिए सोल्व करते हैं ना, x के लिए h प्लस सी 1 माइनस कोस ओमेगा टी, सिंपल है, सिंपल सिंपल यही वाली इक्वेशन लिखी है मैंने, सिंपल, कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया। ठीक है, इक्वेशन बड़ी दिख रही है पर है कुछ नहीं है, एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही ओ ए बी का स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूले लगाए हैं, सिंपल मैथ, वही 11th या 10th क्लास वाली मैथ लगाइए। ठीक है, तो अगर मैं सोल्व करता हूँ इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे, ये भी बता ही देता हूँ, चलो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2c, ऐसे सोल्व करोगे ना आप, इस वाले फॉर्मूले से सोल्व करोगे तो मेरा ये आएगा, h प्लस सी 1 माइनस कोस ओमेगा टी माइनस प्लस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। करके देखना आप, खुद से अपने हाथ से सोल्व करके देखना इसको, इस पे, इससे ये और इससे ये, आपको फील आएगा भाई हाँ हो रहा है, सोल्व हो रहा है। ठीक है, अब ये मेरा क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको dx बाई dt करता हूं तो मेरी क्या होती है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। अगर मैं इसको 2 बार कर देता हूं तो क्या हो जाती है, मेरी एक्सेलरेशन हो जाती है। बस मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में मेरे को इसको कितनी बार, 2 बार डिफरेंशिएट करना है और मेरी क्या एक्सेलरेशन मिल जाएगी। सिंपल। क्या किया, इक्वेशन बनाई सिंपल, ये वाले फॉर्मूले से ओ ए बी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उससे एक्स निकाला, बस एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट करो, आपके पास एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूं तो मेरी ए मैक्स आती है ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस सी अपॉन एच। यार क्लियरिटी से लिखता हूं, ए मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर सी 1 प्लस सी अपॉन एच, और ए मिनिमम क्लियर, इतना अपने को क्लियर, हाँ क्लियर, इतना अपने को क्लियर। ठीक है, अब बस इसमें मैं क्या पुट करूंगा, जो मेरे प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मूले रहते हैं, आपको पता ही होगा किसमें जेईमेन वगैरह में पढ़ा रहता है हमने। ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा मेरी होती है एंगुलर वेलोसिटी, तो ये मेरा ओमेगा 2 पाई एन अपॉन 60 होता है, अगर आपको याद होगा तो 2 पाई एन अपॉन 60। तो इसमें सिर्फ मैं 2 पाई एन अपॉन 60 पुट करूंगा, 2 पाई अपॉन 60 का होल स्क्वायर एन स्क्वायर सी, और जो भी मान लो अभी मैं ए मैक्स लेके चल रहा हूँ, ए मिनिमम को सिमिलरली कर देंगे। ठीक है, ए मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर सी 1 प्लस सी अपॉन एच। ठीक है, अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे ना और नीचे डिनोमिनेटर में लिखोगे तो सी एन स्क्वायर अपॉन बनेगा मेरा 91.2, कैलकुलेटर से 1 प्लस सी अपॉन एच, साथ के साथ कॉपी में लिखते चलना। इतना अपने को क्लियर, इतना अपने को क्लियर। ये हम किस लिए देख रहे हैं, क्या गेट में आ सकता है, गेट में आ सकता है, अभी बताएंगे वो, उसके बारे में, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मेरी किस में आ रही है, मेरी फीट पर सेकंड स्क्वायर में आएगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें g न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, कर दिया। g की मेरी वैल्यू फील्ड यूनिट्स में होती है 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरी एसआई में होती है, फील्ड में होती है 32.2। ठीक है, अब इस वाले g को मैं 32.2 से रिप्लेस करा दूंगा, तो सी एन स्क्वायर अगर आप 32.2 से कराओगे ना तो कुछ 36.28 मतलब 36.28 ऐसे कुछ बनेगा, और ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस सी अपॉन एच। क्लियर, सिंपल डेरिवेशन चल रही है यार, मैं कुछ सिंपल बस पुट करता जा रहा हूँ। एक बार मैंने ये पुट किया, एक बार मैंने जी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, सिंपल। ये डेरिवेशन आपको याद नहीं रखनी, ये डेरिवेशन आपको याद नहीं रखनी, ये आपको पता ही लग जाएगा वैसे कैसे हो रहा है, सिंपल बता रहा हूँ मैं कैसे हो रहा है। ये वो वाली बात नहीं है जैसे मेरे क्लासेस में कॉलेजेस वगैरह में करता हूँ कि मेरे को डेरिवेशन कराई और मैं उसको रटने बैठ जाऊँ, रटने वाली बात नहीं है इसमें। यहाँ पे गेट चल रहा है, गेट डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, पता ही है। तो सिंपल बस कंसेप्ट देखना है, गेट क्या करेगा, बीच में से एक इक्वेशन उठा लेगा, बस कोई सी भी उठा लेगा जो उसको अच्छी लगी, उस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना देगा। तो कंसेप्ट देखना है कि मेरा कौन सी चीज़ क्या है, बस ये देखना है। ठीक है,
अब मैंने इस पे क्या लगानी है अपनी, ये मेरी इस पॉइंट की निकली, बी पॉइंट की मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे तो मेरा क्या लगा हुआ है, वॉकिंग बीम लगा हुआ है ना, सैमसन फोर्स वॉकिंग बीम पिटमैन नाम से। तो इस पॉइंट की ये मेरी क्या लेंथ थी, D1 थी या D2 थी, हाँ ऐसे ही थी ना, D1 D2, हाँ D1 D2, ये मेरी क्या थी, लेंथ थी, किससे, फलक्रम से, इस पॉइंट से यहाँ तक और इस पॉइंट से यहाँ तक, D1 D2। तो अब मेरे को ये वाली एक्सेलरेशन यहाँ पे देखनी है, मेरे को यहाँ पे कितनी मिल रही है इस पॉइंट पे। सेम ये वाला जो पॉइंट है, यही तो मेरा x से ऊपर नीचे जा रहा था, जो मैंने वेरिएबल माना था एट टाइम t, तो उसी के से तो मैंने वो निकाली है, एक्सेलरेशन निकाली है। तो सेम ये मेरे को इधर ट्रांसफर करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, a max इज इक्वल टू D2 अपॉन D1, सिंपल D2 अपॉन D1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो आपकी यहाँ ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। cn स्क्वायर, g मेरा एक रह गया यहाँ पे, g नीचे तो मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, g 2936.28 1 प्लस c अपॉन h। क्लियर, इतना भाई मेरे को क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब D2 अपॉन D1 मैंने एक बॉक्स बनाया था नीचे, जहां पे हम क्या कर रहे थे, जियोमेट्री। तो मैंने क्या बोला था, D2 अपॉन D1 किसके इक्वल है, D2 अपॉन D1 S अपॉन 24 C मैंने इधर मल्टीप्लाई करा दिया था, तो इक्वेशन लिखवाई थी। सेम चीज D2 अपॉन D1 C D2 अपॉन D1 S अपॉन 24 पुट कर देंगे इसकी जगह, ये इसकी जगह, क्लियर। S अपॉन 24 n स्क्वायर G 2936.28 1 प्लस C अपॉन H, कुछ नहीं किया, सिंपल पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इसको मल्टीप्लाई करके अगर मैं लिखूं ना, SN स्क्वायर G 471.2, कहीं लोग इसको क्या राउंड ऑफ करके 7500 भी लिख लेते हैं, तो भी सही है, 7500 राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, 7500 मतलब 70,500, पर इतने अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके इतने की करीबी आएगी वैल्यू। ये भी 0.2 लिख दिया मैंने, 0.19 कुछ आता है, ठीक है। तो ये मेरी होगी 1 प्लस C अपॉन H A मैक्स का, ठीक है। बस यही मेरी मेन चीज रहती है। सिमिलरली मेरी ए मिनिमम क्या हो जाएगी, अगर मैं ऊपर वाला आपने कर लिया तो मैं ए मिनिमम लिखूं, ए मिनिमम सिंपल वैसे ही पुट करते जाना है, तो मेरी ए मिनिमम भी सेम आ जाएगी। ए मिनिमम आ जाएगी मेरी SN स्क्वायर G 7471.2 1 माइनस C अपॉन H। इन दोनों इक्वेशनों को स्टार मार्क कर लो, क्लियर। बस यही था मेरा जो था, ये थी मेरी मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेलरेशन की डेरिवेशन। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आप ये डायरेक्ट क्यों नहीं लिखवाए, मैं डायरेक्ट लिखवा देता, पर कई बच्चों के डाउट्स आते हैं, मेरे पे कॉल भी आते हैं कि सर ये तो कोरिलेशन बन गया, वो कोरिलेशन मानने लग जाते हैं अगर कोई इक्वेशन ऐसी हो कि सर ये तो कोरिलेशन है। किसी भी इक्वेशन को एक पोरोसिटी मॉडल बनता है मेरा, मैंने इसका हिंट भी दिया था आपको, किसमें, पॉइजन इक्वेशन का जब मैं न्यूमेरिकल करा रहा था, उसमें मैंने आपको हिंट भी दिया था ये कैसे बनता है। ये रिजर्वायर का एक्चुअली रिजर्वायर का मिक्सचर था, रिजर्वायर का पार्ट ज़्यादा था इसमें और अपना पार्ट पॉइजली वाला कम था, तो मैंने हिंट देके छोड़ दिया था ये वाला क्वेश्चन जो गेट 2019 में। कौन से क्वेश्चन को रेफर कर रहा हूँ मैं, जो गेट 2019 में आया था, और मैंने पॉइजली न्यूमेरिकल वाली वीडियो में एंड में हिंट दिया था, एक न्यूमेरिकल कराया था 2018 का और उसमें एंड में हिंट दिया था। तो ये मेरे पोरोसिटी मॉडल होते हैं, पोरोसिटी मॉडल उसमें क्या था, पॉइजली इक्वेशन को मेरा डार्सी लॉ से कंपेयर करना था बस। तो K इक्वल टू 5R², तो मैंने हिंट दे के छोड़ दिया। तो एक बंदा बोलता है कि सर ये तो कोरिलेशन बना दिया आपने, भाई कोरिलेशन नहीं है, ये मेरा कोरिलेशन नहीं होता, ये मेरा पोरोसिटी मॉडल होती है, इसकी डेरिवेशन रहती है वैसे ही जैसे मैंने हिंट दिया था। तो ये तो अलग बात रही, चलो
तो मेरे को ये मेन मकसद था मेरा, मेरे को ये दिखाना था भाई ए मिनिमम और ए मैक्स कैसे आता है। मैं डायरेक्ट नहीं लिखवा सकता था, ठीक है। अगर आप अब तो आप क्या करोगे, अब तो आप डायरेक्ट ही याद करोगे इन्हें, ठीक है। अब एक बार आपको पता लग गया तो आपको क्या करोगे, इन्हें डायरेक्ट ही याद रखोगे। पर आपको पता लग गया कि आता कैसे है एक्चुअल में, और मेरे को मोशन वगैरह सब पता लग गया, SHM और वगैरह। किसी को नहीं पता रहता आप SHM मोशन क्या होता है, मेरा कन्वेंशनल मोशन क्या होता है, और कैसे मेरी क्रैंक आर्म और पिटमैन आर्म कैसे घूमती है। बहुत कम जनों को होती है नॉलेज, जो ये वाली नॉलेज है ना बहुत कम को होती है, ठीक है। ए मैक्स और ए मिनिमम निकल गया मेरा। अब इसमें ना एक लिमिट रहती है मेरी एक्सेलरेशन की, अगर मैं मानूँ ना लिमिट, ये मेरी किसकी एक्सेलरेशन निकली, अब इस पॉइंट की एक्सेलरेशन निकल रही है, अब ये मेरी रोड की एक्सेलरेशन निकली है, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। रोड की, अब मैं रोड पे आ चुका हूँ, ये वाला पार्ट अब मेरा क्या हो चुका है, पीछे रह गया। अब ये वाला पार्ट पे आ चुका हूँ मैं, जो रोड है, ठीक है, रोड पे। तो मेरा जो होता है ना रोड बेसिकली अगर मेरा ना इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन से आया कि मेरा जो ये ए है ना जी से मैच हो गया, अगर सपोज करो एक्सेलरेशन, यानी कि मेरा क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। और अगर वो फ्री फॉल होके मेरा एकदम से नीचे आएगा फ्री फॉल होते हुए, और वो एकदम से आके नीचे रुकेगा, तो उसको डैमेज पहुंच जाता है। जो मेरी रोड रहती है ना सकर रोड, वो ऐसे क्या स्पाइरल वगैरह या टूट भी सकती है, उसमें स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ भी आ सकती है, वो डैमेज होएगा बहुत बुरे वाला, ये पक्का। तो मेरी कोशिश क्या रहती है कि मैं एक लिमिट लगा देता हूँ, एक्सेलरेशन लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं क्या लगा देता हूँ, एक्सेलरेशन लिमिट लगा देता हूँ कि मेरी ये क्या ए लिमिट क्या मेरी जी जितनी नहीं होनी चाहिए, जी से क्या होनी चाहिए मेरी कम होनी चाहिए, या फिर ए लिमिट बाय जी, यानी एक्सेलरेशन बाय जी, कोई भी एक्सेलरेशन बाय जी मेरी लेस देन क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, सिंपल, ठीक है, लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ए बाई जी मेरी क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। ए बाई जी को मैं क्या मान लेता हूँ, एक एल ले लेता हूँ। एल मेरा लिमिट है, एल लेंथ नहीं है, ये वाला ना इसकी नोटेशन ऐसे ही है बुक में गिवन, एल को लेंथ भी ले रखा है, एल को लिमिट भी ले रखा है, पर इस पॉइंट पे ना ये मेरी लिमिट है, और ये मैं यूजली 0.5 के इक्वल रखता हूँ। वो आपको बताएगा लिमिट, इसको मैं लिमिट बोलूंगा, अभी लेंथ नहीं बोलूंगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कभी एल यहाँ दिख जाए आप बोल दो लेंथ, वो वहां दिखे वहां बोल दो लिमिट, ठीक है। तो ये मेरी लिमिट है ना जो 0.5 के तकरीबन लेती है ज़्यादातर कंपनी, ठीक है, 0.5 के, वरना कंपनी अपना बताती है भाई इतनी लिमिट लेनी है। तो अगर मैं देखूं ए बाई जी मेरा कितना रहेगा, ए बाई जी सिंपल जी नीचे लेके आना है, अगर मेरा एल के इक्वल है तो एल यानी लिमिट, प्लस माइनस मैंने इकट्ठे ही कर दिया, ठीक है, क्लियर अपना। यानी कि मेरा क्या 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 लेस देन इक्वल टू एल होना चाहिए, यानी 0.5 से कम या ज़्यादा, 0.5 ज़्यादातर कंपनी रखती है। अगर मैं एन निकालूँ ना, अब मेरे हाथ में स्ट्रोक लेंथ है ना, एक्सेलरेशन तो मैं कैलकुलेट कर नहीं रहा, स्ट्रोक लेंथ मेरे को पता लग रही है एन कितनी चल रही है। तो अगर मैं एन निकालूँ यहाँ से लेस देन 7471.2 एल सिंपल एस नीचे और 1 प्लस सी माइनस प्लस माइनस सी अपॉन एच भी मेरा क्या नीचे, और इसका स्क्वायर रूट। तो ये मेरा रिलेशन बनता है लिमिट का। ये इस साइड आएगा ना, एन शुड बी लेस देन दिस, हाँ ऐसे रहेगा, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, मेरी ये एन लिमिट है, ये एल क्या है मेरा, अब लेंथ नहीं है भाई, ये मेरा लिमिट है, कभी फिर दोबारा से लेंथ बोल रहे हो, ये लिमिट है, ठीक है। बस यही था मेरा क्या, मेरी अभी मैंने क्या देखा इस वाली वीडियो में, मैंने देखा ए मैक्स और ए मिनिमम। सबसे पहले मैंने देखा जियोमेट्री, इस वाली वीडियो में सबसे पहले जियोमेट्री, फिर ए मैक्स और ए मिनिमम कैलकुलेट करना, फिर मैंने एन लिमिट। एन लिमिट किससे बचने के लिए, पाउंडिंग, उसको पाउंडिंग बोलते हैं, जब मेरा फ्री फॉल होता है ना,
फ्लूइड पाउंडिंग, वो आगे पढ़ेंगे उसमें प्रॉब्लम्स में क्या रहता है वो। तो ये पाउंडिंग हो जाती है, तो इससे बचने के लिए एन लिमिट में रेट क्या रहती है, डिसाइडेड रहती है, ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, देख लेना आप मेरे हिसाब से। अंडर रूट ऑफ, ये सिर्फ एन निकालना है मेरे को। तो ये था मेरा जो लेखा जोखा था मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन का। इसमें आप क्या याद रखोगे, ए मिनिमम की वैल्यू याद रखोगे, ए मैक्स की वैल्यू याद रखोगे। ठीक है, डेरिवेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे आई है। याद रट्टे रुट्टे वाला कुछ नहीं करना, गेट के पेपर में तो कुछ रट्टे वाला तो कुछ चलता ही नहीं है। सिंपल आपको बस ये पता होना चाहिए भाई ये कैसे आई है, ये चीज़ कैसे आई है। अब जैसे ही मैंने इक्वेशन बता दी ना, अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलता ना तो आप इसको याद करते भाई एस एन स्क्वेयर 70 47, पर अब आपको पता लग गया भाई कैसे आई है, तो याद करने में भी आसानी रह जाएगी। रटने वाली याद नहीं होगी, यहाँ सीखने वाला याद हो गया भाई, हाँ मैंने सीख लिया। ठीक है, क्लियर। अब हम इसको, अब जो मैंने ए मैक्स और ए मिनिमम निकाला है ना, हम पीपीआरएल और एमपीआरएल में लगाएंगे और पीपीआरएल और एमपीआरएल कैलकुलेट करेंगे। अब सिंपल सा थोड़ा सा ही पार्ट रह गया, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो छोटी ही रहने वाली है क्योंकि वो सिंपल है। ठीक है, तो बेसिकली ए मैक्स और ए मिनिमम यही था मेरा इस वाली वीडियो में, और एन लिमिट कैलकुलेट करना। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम पीपीआरएल और एमपीआरएल। तो थैंक यू, इस वीडियो के लिए थैंक यू।